सभी को जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी सर्वेलेंस गैजेट्स, उनका मॉनिटरिंग, डूज एंड डोंट्स। हम लोग सिक्योरिटी एजेंसियां सर्वेलेंस के लिए बहुत प्रकार से मजबूत करना चाहते हैं। खास करके रेलवे नेटवर्क पर जिस तरह से लोगों का यातायात है, उनके साथ कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स, टेररिस्ट एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, नक्सलाइट्स, इन सभी लोगों का आवागमन रेलवे नेटवर्क पे चलता रहता है। उसी तरह से रेलवे सिस्टम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के क्राइम्स, चाहे वो आरपीयूपी एक्ट के तहत हो, चाहे वो रेलवे एक्ट के तहत हो, चाहे वो और किसी माइनर एक्ट जैसे नारकोटिक्स वगैरह हो, चाहे रेलवे में और गतिविधियां हों, इन सभी गतिविधियों पे प्रशासन की, एग्जीक्यूटिव की और खास करके लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज की पैनी नजर होना बहुत आवश्यक है। आप स्वयं फिजिकली कितने एरिया को हमेशा के लिए देख पाओगे? बहुत मुश्किल है। इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद से, अलग अलग सिक्योरिटी गैजेट्स की मदद से हम लोगों को रेलवे सिस्टम पर अलग अलग प्रकार के सर्वेलेंस करना है। क्या क्या ऐसे गैजेट्स हैं जिन पे हम लोग सर्वेलेंस, जिनके आधार से हम लोग सर्वेलेंस रख सकते हैं, उसका हम आज के इस श्रृंखला में विचार करेंगे। उस गैजेट्स को कैसे लगाया जाए, कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उसका रखरखाव कैसे किया जाए और उसके हमारे लिए क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या क्या चीजें करती रहनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गैजेट्स हैं जो आज के दिन हम लोग रेलवे सिस्टम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके सर्वेलेंस के लिए। तो आप सबको ज्ञात है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रचलित जो सिक्योरिटी गैजेट्स है जिसका हम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है सीसीटीवी कैमरास। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई मेजर स्टेशन होगा आज रेलवे पर जिसमें सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं। बाहर की दुनिया में भी, चाहे मॉल्स हों, चाहे छोटी मोटी दुकानें हों, रोड्स हों, सिग्नल्स हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरास आते जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा एक बहुत अच्छा तकनीकी साधन है हमारे पास, जिससे हम लोग गतिविधियों पर बहुत कड़ी नजर रख सकते हैं और ऐसी नजर 24 घंटे रख सकते हैं। जो भी सीसीटीवी कैमरा के सामने आएगा वह उस समय तो देखा ही जा सकता है लाइव, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए रख भी सकते हैं। कुछ अवधि के लिए उसको रख सकते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते की हो, 15 दिन की हो, चाहे वो महीने भर की हो। तो चले देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास जो लगते हैं उनका इंस्टॉलेशन करते समय हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। मैं सभी पोस्ट इंचार्जेस का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस तरफ। हम लोग आदतन क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का लगाना एसएनटी डिपार्टमेंट का काम है, कॉन्ट्रैक्टर का काम है, आउटसोर्स किया हुआ है, हमें क्या लेना देना उससे, इसलिए हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। यह ठीक बात नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर
खास करके इस तरह का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए लगाया जा रहा हो, उस पर लगाने के समय से हमको उस पर नजर रखनी है। कौन से प्रकार का सीसीटीवी कैमरा लगना है, कौन से प्रकार का सीसीटीवी कैमरा कौन सी जगह के लिए उचित होगा, कौन सी जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, कौन से एरियाज है जो एरिया सीसीटीवी कैमरा में कैद होने चाहिए, ये सारा अभ्यास पोस्ट इंचार्ज को करना है। पोस्ट इंचार्ज अपने साथ जीआरपी के इंचार्ज को भी ले सकता है, स्टेशन मास्टर को भी ले सकता है, हेल्थ इंस्पेक्टर को भी ले सकता है, और भी तमाम उनके जो साथी है अलग अलग डिपार्टमेंट के उस स्टेशन पर, उन सभी को साथ में लेकर स्वयं ये तय करें कि किस प्रकार का सीसीटीवी कैमरा कौन सी जगह पर लगे। ये बहुत अहम बात है। क्या देखना है इसमें? आपको देखना है कि जब किसी स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगता है तो चप्पा चप्पा उस सीसीटीवी कैमरा में कैद होना चाहिए। ऐसा कोई ब्लैक स्पॉट न रहे जो सीसीटीवी कैमरा में न दिखता हो। 100% शायद मुश्किल है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक एरिया सीसीटीवी कैमरा के पूरे नेटवर्क में कवर हो जाए। रिपीट अवॉइड हो। यदि कोई एरिया छूट जाना है तो ऐसा एरिया छूटे जहां पे कोई क्राइम नहीं होना है, या बहुत मुश्किल है वहां पर क्राइम होना, या वहां पे और कुछ इर्रेगुलर चीज होना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह यदि छूटनी है तो ऐसी जगह छूटे, बाकी कोई जगह न छूटे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेशन का मौका मुआयना करें। यदि आपके स्टेशन पर पहले से सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तब भी कोई बात नहीं, उसको रिलोकेट किया जा सकता है। इसलिए अपने स्टेशन पर पूरी ग्रिप लेने के लिए आपको सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा का प्रकार और उसकी जगह आइडियल तय करना है, जिससे से अधिक एरिया आपके सीसीटीवी कैमरा के नजर में आ जाए, परिणामतः आपकी नजर में आ जाए। तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा का प्रकार और सीसीटीवी कैमरा की जगह अच्छे से तय करें। कौन सा एरिया सीसीटीवी कैमरा में कैद हो, यह पहली बात। दूसरी बात, आपको यह भी देखना है कि पब्लिक माने पैसेंजर का फ्लो किस तरफ से किस तरफ आ रहा है। आपको यह देखना है कि अधिक से अधिक कैमरा में लोगों के चेहरे आने चाहिए, पिछवाड़े नहीं। तो किस जगह कैमरा लगाने से लोगों के चेहरे ज्यादा आएंगे, यह आपको अभ्यास करना है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय यदि एंट्री पे आपने लगाया तो भीड़ ज्यादा होगी तो सबके चेहरे आएंगे, लेकिन वही कैमरा रहा और शाम के समय लोग बाहर जाने वाले ज्यादा होंगे तो उनका बैक साइड आएगा। ऐसा हो सकता है। इसलिए कई जगह पर आपको करना होगा कि दोनों तरफ कैमरे लगाने होंगे, जिससे एक समय उनका आगे का पोर्शन आए, दूसरे समय उनको पीछे का पोर्शन आए, तो दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने कैमरेज आपके पास हैं, उनमें कैसा आप एडजस्ट करते हैं, कौन सी जगह को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इन सब चीजों का विचार करके आपको कैमरा का लोकेशन तय करना है। तीसरी बात क्या सोचनी है आपको कैमरा का लोकेशन तय करने के लिए? प्रकाश। नेचुरल लाइट डे टाइम में कहां है। ऐसा ना हो कि कैमरा जहां पर जिस एरिया को कैमरा वीडियोग्राफ कर रहा हो वो एरिया डार्क हो। शायद दूसरी जगह आप लगाते तो बराबर लाइट लोगों के चेहरे पे होती, जो चीज आपको देखनी है उस पे होती। तो लाइट का सेंस आपको देखना है। यदि
कैमरे के सामने बहुत तेज लाइट है तो आपके वीडियो ठीक नहीं आएंगे। इसलिए लाइट कैमरा के पीछे होनी चाहिए, न कि उसके सामने। उसके फोकस, कैमरा पे फोकस करती हुई लाइट होने से आपके जो चित्र आएंगे वो स्पष्ट नहीं आएंगे, डार्क आएंगे। तो ये लाइट का भी आपको स्टडी करना है और तय करना है कि आइडियल लोकेशन कहां हो, आइडियल डायरेक्शन उसकी कहां हो। तीसरी चौथी बात ये देखना है कि अभी अग्निवीर एजिटेशन में देखा गया कि कई दंगाइयों ने कैमरे तोड़ दिए। क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। कैमरा का लोकेशन सिलेक्ट करते समय या कैमरा का लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद क्या उस कैमरा को अच्छी तरह से कंसील किया जा सकता है, या क्या ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहां पर किसी दंगाइयों का हाथ न पहुंचे या डंडा न पहुंचे या पत्थर न पहुंचे या उसको वो दिखाई न दे। तो इस तरह का किसी प्रकार से उसको कैमोफ्लेज करना होगा कैमरा को, ताकि आम आदमी को, क्रिमिनल को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, आतंकवादी एलिमेंट्स को वह कैमरा दिखाई न दे। कैमरा दिखाना ये बहुत रॉ अप्रोच है। कैमरा दिखाकर भी आप अपराधों को कुछ हद तक कम कर सकते हो, लेकिन कैमरा न दिखाकर भी आप पैनी नजर उन पर रख सकते हो और कैमरा को भी बचा सकते हो। तो ये एक तरीका आपको कैमरा का इंस्टॉल करते समय सोचना है। कैमरा की जो वायर है जो कैमरा तक पहुंचती है मॉनिटरिंग रूम से, वो वायर भी कंसील्ड रहें, सेफ रहें, कहीं कोई उसको तोड़ न सके, डिस्कनेक्ट न कर सके। यह आपको अच्छी तरह से देखना है और इस तरह से इंस्टॉलेशन हो, ये कॉन्ट्रैक्टर को, एसएनटी डिपार्टमेंट को समझाना है, उनको कन्विंस करना है और तब जाके इंस्टॉलेशन का परमिशन देना है। इसी तरह से सीसीटीवी कैमरा के रख रखाव में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनका डेली या रेगुलर चेकिंग। किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने, आरपीएफ का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, मान लीजिए कि आप रेगुलरिटी इस तरह से चेक करते हैं कि हर हफ्ते एक ऑफिसर सभी कैमरास को देख के आएगा कि सभी कैमरास ठीक ठाक तो हैं, ठीक ठाक ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक ठाक घूम रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कैमराज होते हैं, जैसे डोम कैमरा है, 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा है, बुलेट कैमरा है। जो कैमरे जूम हो सकते हैं वो जूम हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे हैं। जो कैमरा लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन घूम सकते हैं वो घूम सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं। जो कैमरा 360 डिग्री घूम सकते हैं वो घूम सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं। इन सारी फैसिलिटी जो कैमरा में दी है, रोजाना हमेशा हम इन सभी फैसिलिटीज का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कैमरा को किसी फैसिलिटी नहीं भी चलेगी तो उसका शिकायत नहीं करनी है। तो रेगुलरली चेकिंग होना चाहिए कि सभी कैमराज की सभी फैसिलिटीज काम कर रही है या नहीं। यदि आपको पता चलता है कि किसी कैमरा की कोई फैसिलिटी काम नहीं कर रही है तो फौरन उसकी शिकायत उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला हुआ है उससे करनी चाहिए। उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने किस समय शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने से लेकर उसको दुरुस्त करने तक का समय निश्चित है। समझ लीजिए कि आप यदि किसी कैमरा को कहते हैं कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है उसको इन्फॉर्म करते हैं और आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है कि विद इन 48 आवर्स वह कैमरा ठीक करना ये उनकी जिम्मेदारी है, और यदि नहीं करते 48 आवर्स में ठीक ठाक
तो पर आवर या पर डे उस पर पेनल्टी बताई गई है। इसलिए जैसे ही कैमरा काम करना बंद कर दे या किसी कैमरा की कोई फैसिलिटी काम करना बंद कर दे या उसमें कोई खराबी आ जाए, फौरन उसको रिकॉर्ड पे लेना चाहिए और रिकॉर्ड पे लेकर रिकॉर्ड में ही सामने वाले को इन्फॉर्म करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो फैसिलिटी कब ठीक हुई। जब ठीक हुई तो उसकी भी कुछ सुविधा होनी चाहिए कि इस समय ये फैसिलिटी ठीक हो गई। ठीक हो गई उसके कहने से न मानिए ठीक हो गई, आपके किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को सुपरवाइज करना है, देखना है और एक्चुअली जाके चेक करना है कि क्या वो फैसिलिटी ठीक हो गई। यदि हो गई तो उससे रिपोर्ट लेके फैसिलिटी ठीक कर गई और ये काउंटर साइन करे कि हाँ साहब फैसिलिटी ठीक हो गई, मैंने चेक किया है। इस तरह से कैमरास का, सीसीटीवी कैमरास का, फिर चाहे और दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना होगा कि सब चीज ठीक ठाक काम कर रही हैं। ये बात अच्छे से समझ लो कि कोई भी चीज खराब होती है, किसी भी चीज का थोड़ा भी पोर्शन खराब होता है तो फौरन उसको रिकॉर्ड पे बताना होगा कि ये खराब है और रिकॉर्ड पे उसने दुरुस्त भी करना होगा और आपने चेक भी करना होगा कि हाँ दुरुस्त हो गया। यदि बीच में जो समय लगता है वो निश्चित समय सीमा से अधिक है तो उसको पेनल्टी के लिए लेटर जाना होगा और पेनल्टी देनी होगी। एएमसी वालों को पेनल्टी भुगतने की आदत लगनी चाहिए। अक्सर उनको क्या करते हैं, जाने दो एक ही बार हुआ छोड़ दो, ऐसे छोड़ते 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 उनको लगता है कि उनको पेनलाइज किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए जहां वो गलती करते हैं पेनल्टी करना जरूर, इस पे हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का जो आउटपुट आता है वो आता है हमारे मॉनिटर्स पे और ये मॉनिटर्स मॉनिटरिंग रूम में लगे रहते हैं। कई स्टेशनों पे 50-50, 100-100 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उन सभी कैमरास के मॉनिटर्स 3-4 बड़े बड़े टीवी सेट्स पे आप देखते रहते हैं। पोस्ट इंचार्ज कांस्टेबल को 1, 2 या 3 लोगों को वहां पर तैनात करता है। ये लोग मॉनिटर करते हैं। क्या करना चाहिए, किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए? तो दोस्तों ये बहुत अहम चीज है क्योंकि यही आउटपुट है सीसीटीवी कैमरा का। सीसीटीवी सिस्टम का पूरा आउटपुट मॉनिटरिंग रूम पे डिपेंड करता है। सीसीटीवी कैमरा में लाइव क्या चल रहा है उस पे नजर रखना ये मॉनिटरिंग रूम में जो व्यक्ति है उसका काम है। अब आप कहोगे 100 कैमरा चल रहे हैं, कहां कहां देखे, कैसे देखें? तो दोस्तों, आप जिस स्टेशन पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम के इंचार्ज हों उस स्टेशन की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, उस वहां का ट्रेन का रूटीन्स, भीड़ का रूटीन्स, क्राइम का तरीके, ये सब आपको मालूम होना आवश्यक है। यदि ये आपको मालूम नहीं है तो अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे। समझ लीजिए कि सीएसएमटी जैसा कोई स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई जैसा, वहां के सीसीटीवी कैमरा को आप मॉनिटर कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मुंबई की लोकल ट्रेनें हैं वह किस समय किस डायरेक्शन में भीड़ ले जाती है, भीड़ उतर के किस तरफ बढ़ती है। ये यदि आपको मालूम है तो आप हमेशा उस तरफ नजर रखोगे जहां पे भीड़ जा रही है और उस भीड़ को इस तरह से देखोगे कि क्या कोई पिक पॉकेट तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप उस मॉनिटर्स पे ज्यादा ध्यान दोगे जहां पे क्राइम होने की शक्यता ज्यादा है और जहां पर समझ लीजिए कि 5-6 नंबर के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कोई ट्रेन नहीं है,
वहां आपको बहुत देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कहां कहां क्राइम हो सकता है वहीं पर आपकी नजर रहे, ये अति आवश्यक है। दूसरी बात, यदि आपके सामने 20-25 कैमरा का मॉनिटर पे चल रहे हैं, ऐसे समय में यदि आप देखते हैं सरसरी तौर पे सभी पे आपकी नजर होनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद यदि आप देखते हैं कि किसी कैमरा में भगदड़ मची हुई है या कुछ लोग भाग रहे हैं, तो फौरन आपको चाहिए कि उस कैमरा को जूम करे और उसको देखे क्या हो रहा है। तो लाइव मॉनिटरिंग करते समय ये कुछ चीजें ऐसी है जिन पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लाइव जब आप देख रहे हैं उस समय कहीं पर यदि आपके पास ऑडियो है और उस ऑडियो में कहीं पर जोर से आवाजें आती है, तो उस तरफ भी आपकी नजर जानी चाहिए। तीसरी बात, यदि आपके पास जो जगह जगह पर आपका स्टाफ डिप्लॉयड है, उनके पास वॉकी टॉकीज हैं और कहीं से मैसेज आता है कि कुछ यहां पे हो रहा है, तो फौरन उस जगह पर आपका मॉनिटर भी जाना चाहिए। इस तरह से लाइव मॉनिटरिंग करते समय जो मॉनिटरिंग रूम के इंचार्ज है, उनकी एक खास जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर्स को इफेक्टिवली जब जरूरत हो उस समय देखे और उस तरह से लाइव जो फील्ड में हमारे लोग हैं उनको गाइड करें। समझ लीजिए कि कोई एक संदिग्ध है जिस पर आप सर्वेलेंस कर रहे हो मॉनिटरिंग में, आपको एंट्री गेट के स्टाफ ने बताया कि साहब ये व्यक्ति अंदर घुसा है। अब उस पर आप देखना है कि कहां कहां जाता है। हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ पिक पॉकेट के कई केसेस हैं, और ऐसी व्यक्ति आपको एक मॉनिटर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में यदि जाती हैं और आपको समझ में आता है कि 5वें पे एक ट्रेन अब निकलने वाली है और वहां पर वो लोग अक्सर क्राइम किया करता है, तो आपको 5 नंबर के फील्ड स्टाफ को तुरंत इन्फॉर्म करना है कि देखिए फलाने फलाने FOB से इस हुलिया का ये व्यक्ति उतर रहा है, इस पे नजर रखो, ये पिक पॉकेट का हिस्ट्री शीटर है। तो मॉनिटरिंग रूम का काम आसान नहीं है। मॉनिटरिंग रूम माने आप सभी फील्ड में स्टाफ है उनको चला रहे हो CCTV के माध्यम से। इस तरह से मॉनिटरिंग में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मॉनिटरिंग रूम में जो आप लोग बैठते हैं, तो आपको जैसे ही सुबह या जब भी आपकी शिफ्ट शुरू होती है, आने के बाद एक तो जिससे आप चार्ज लेते हो उसको पूछना चाहिए कि भाई आपके पूरे शिफ्ट के दौरान सारे CCTV कैमराज, सारे मॉनिटर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, रिट्रैक्टिंग सिस्टम, सारे सिस्टम्स ठीक ठाक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सब इसकी सारी रिपोर्ट उनसे लेना है, जबानी भी लेना है, राइटिंग में भी लेना है, और उसने क्या क्या चीजें पाइपलाइन में डाली है। जैसे उसने कहा कि मुझे ड्यूटी में जब 4 घंटे हुए तब पता चला कि फलाना फलाना CCTV काम नहीं कर रहा है, मैंने उस पर ये कार्रवाई की है, अभी तक सामने से कोई जवाब आया नहीं है। तो वहां से लेकर वो काम आगे की शिफ्ट वाले ने अपने हाथ में लेना है। उस तरह से हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है कि सिस्टम ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप शिफ्ट टेक ओवर करते हो तो आपको चाहिए कि सारी चीजें देख ले कि सारी चीजें अद्ययावत है क्या नहीं है, सारी सिस्टम्स काम कर रही हैं क्या नहीं है। आपके पास और डिपार्टमेंट के भी लोग आ सकते हैं, जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर के लोग, सफाई कर्मचारी, यह प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक्स, नालियां
टॉयलेट्स, रूम्स, गेस्ट रूम्स, आपके रिटायरिंग रूम्स, आपके वेटिंग हॉल्स, इनकी स्वच्छता रखते हैं। तो वो देखना चाहता है इस सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरा स्टेशन चक्कर मारने के बजाय वह ये सुपरविजन, ये राउंड सीसीटीवी कैमरा के थ्रू भी लगा सकता है। तो आपको चाहिए कि इसको हेल्प करे। वो देखना चाहता है कि कहीं गंदगी तो नहीं फैली है, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ट्रैक पर, किसी गटर में, कहीं जगह पे गई गंदगी तो नहीं फैली है। यदि ऐसा है तो वो डायरेक्शन देना चाहेगा। उसी तरह से यदि पीडब्ल्यूआई का कोई आदमी देखना चाहता है कि उसकी कहाँ कहाँ ट्रैक पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो अपना देख सकता है। कोई आईओडब्ल्यू देखना चाहता है कि कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म पे जो बैठने की सिस्टम है वो टूटी है, कहाँ कैसी है, वो देख सकता है। तो किसी भी रेलवे से कंसर्न डिपार्टमेंट का व्यक्ति यदि सीसीटीवी कैमरा के थ्रू रेलवे का अपना काम करना चाहता है तो उसको भी मॉनिटरिंग रूम में बैठने वाला स्टाफ उनकी मदद कर सकता है। वो लोग भी अपना काम उससे आसानी से कर सकते हैं। ये भी मदद हमको उनको करनी है। आपको अंत में ये बात आनी चाहिए कि जो चीज रिकॉर्ड हो रही है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने दिन के लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं, किस तरह से रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको कहा है कि 1 महीने के लिए रिकॉर्ड रहेगा और एक्चुअल में 10 दिन ही रहता है, 20 दिन ही रहता है, 25 दिन ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो ऐसी की शिकायत फौरन होनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि जो रिकॉर्ड की गई चीज है वो आपको किसी एक कैमरा का फुटेज फलाने समय से फलाने समय तक यदि किसी को देखना है, आपके पास आरपीएफ आ सकती है, आपके पास जीआरपी आ सकती है, आपके पास लोकल पुलिस आ सकती है, आपके पास आईबी आ सकती है, आपके पास रेलवे का कोई डिपार्टमेंट आ सकता है कि अपनी चीज उस दिन उस समय ऐसा हुआ था, हमको देखना है कि क्या हुआ था। कोई क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, कोई गुमशुदा व्यक्ति को तलाशने के लिए, कोई कुछ तो कोई कुछ, बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो इसलिए वह रिकॉर्ड क्लिप वो देखना चाहता है तो आपका एक कौशल्य होना चाहिए कि आप कम से कम समय में उसको जो चाहिए, जहां का वीडियो चाहिए वहां का उसको दिखा सके। यदि उसकी कॉपी किसी को देनी है तो जो भी प्रॉपर चैनल हो, जो भी सिस्टम हो, जो भी कानूनी आवश्यकताएं हों, उन सबको देखभाल के उसका क्लिपिंग्स जिसकी भी अथॉरिटी हो उस अथॉरिटी के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग रूम में आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। अभी ये तो हुआ मॉनिटरिंग का और रखरखाव का और इंस्टॉलेशन का। अभी हम बढ़ते हैं सीसीटीवी कैमराज में डूज एंड डोंट्स के बारे में। क्या है डूज, क्या है ऐसी चीजें जो आरपीएफ इंस्पेक्टर और आरपीएफ के उसके नीचे के ऑफिसर्स और सारे जवान इन्होंने करनी ही करनी है। जब कैमरा इंस्टॉल होता है तो आपको यह सुनिश्चित करना ही करना है कि वह कैमरा आम आदमी के आउट ऑफ रीच है। यह कैमरा इस तरह से रखा हो, रूफ के बहुत नजदीक भी ना हो, बहुत नीचे भी ना हो। बहुत नजदीक होगा तो रूफ की गर्मी से उसको प्रभावित हो सकता है। बहुत नीचे होगा तो किसी चीज के बीच में आ सकता है, किसी के अप्रोच में आ सकता है। तो प्रॉपर डिस्टेंस वहां पे उसका होना चाहिए। आपके कैमराज वेदर से, तापमान से और हुड़दंग से आपको बचाना है, ये डोज में आता है। आपको अधिकतर कैमराज ऐसी जगह पे लगाने हैं जहां हेवी ट्रैफिक उसमें शूट हो सके
और ऐसे लोकेशंस जहां एग्जिट और एंट्रीज होती हैं वो सारे कवर होने चाहिए। आपके कैमराज इस तरह से माउंट हों कि वो आसानी से वहां से डिसमाउंट न किया जा सके। यदि किसी एरिया में अंधेरा अक्सर होता है तो क्या वहां नाइट विजन कैमरा लगाया जा सकता है, यह भी आपको देखना है। अभी डोंट्स, क्या आपको नहीं करना है। हमेशा यह मत सोचिए कि सीसीटीवी कैमरा होता है, कोई भी लगा दो, कैमरा होने से मतलब है, ऐसा नहीं है। हर कैमरा का अलग अलग इंपैक्ट होता है, अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। कहां पे क्या जरूरी है वो सोचना होगा, इसलिए इसको लाइटली न लें। कैमरा एक्सपोज्ड न रखें, ऐसा न रखें जिससे असामाजिक तत्व खराब कर सके, डैमेज कर सके या बंद कर सके। कैमरा की वायर खुली न रखें। इस तरह के डूज एंड डोंट्स आप सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन में और रख रखाव में पालन करना आवश्यक है। मॉनिटरिंग रूम में भी जो डूज है वो मैंने बता दिए हैं पहले ही, कि हमेशा शिफ्ट में आते ही आपको चेक करना है कि सारी सिस्टम्स ठीक ठाक चल रही हैं। आपको कभी भी मॉनिटरिंग रूम अनअटेंडेड नहीं छोड़नी है। यदि आपको किसी कारण से नेचुरल कॉल के लिए, खाने के लिए, कहीं किसी और पर्पस के लिए 2-4 मिनट के लिए क्यों न हो, यदि बाहर जाना पड़े तो किसी और को वहां तैनात करना आवश्यक है। हमेशा सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर हो। आपको लाइव मॉनिटरिंग करना है, आपको रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करना है, आपको रिकॉर्ड विड्रॉल का सिस्टम सीखना है, आपको किसी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको किसी अनधिकृत व्यक्ति को रिकॉर्ड की क्लिप नहीं देनी है। इस तरह के डूज एंड डोंट्स मॉनिटरिंग स्टाफ के लिए भी कहे गए हैं। तो दोस्तों, यह इन शॉर्ट आपको हमने बता दिया कि सीसीटीवी कैमरा जो हमारा सिक्योरिटी सर्वेलेंस गैजेट्स हैं, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका रखरखाव किस तरह से करना चाहिए, किस किस तरह से हमको उसकी मरम्मत करनी चाहिए, यदि कुछ कमी आती है तो किस तरह से उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, उस शिकायत को कैसा फॉलोअप लेना चाहिए, और मॉनिटरिंग रूम में किस तरह से हमको ये जो लाइव मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रिकॉर्ड्स जो है वो किस तरह से हमको सिक्योर करना चाहिए, रिकॉर्ड विड्रॉवल जो है वो किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में सीसीटीवी कैमरा में की है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबके ये बात समझ में आई होगी। अब हम शुरू करते हैं ड्रोन से। दोस्तों, ड्रोन ये ऐसा सिक्योरिटी गैजेट्स आया है जहां सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर सकता, वहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा ही कामयाब उपकरण है जिससे हम ऐसे ऐसे एरिया के वीडियोस निकाल सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो आमतौर पे सीसीटीवी कैमरा से हो पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे बहुत बड़ा यार्ड है, इस यार्ड का ईगल्स बर्ड्स आई व्यू हमको कहीं से नहीं मिलता है। यदि ड्रोन हम इस्तेमाल करते हैं तो समय समय पर ड्रोन को उस यार्ड के ऊपर उड़ाया जा सकता है और यार्ड को रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे जो समय हो। उस समय में आप इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आकाश में जाकर उसका फोटोज, वीडियोस निकाल सकते हैं। समझ लीजिए
कि आपके यार्ड में 10-12 गुड्स ट्रेन्स लोडेड स्टेबल्ड हैं, 2-3 दिन के लिए स्टेबल हैं, आप कितने लोग लगाओगे, कितनी सिक्योरिटी सुनिश्चित करोगे? आपने देखा होगा कि पुराने समय में हम लोगों के बहुत सारे स्टाफ यार्ड में डिप्लॉय रहते थे। हर शिफ्ट में वो एक अपनी बीट बुक में सभी वैगन्स की पोजीशन लिखते रहते थे। बड़ा ही कम्बरसम जॉब था, लेकिन ड्रोन के चलते ये बहुत आसान हो गया है। केवल एक आदमी पूरे यार्ड को कितनी भी ट्रेनें हो आराम से सिक्योरिटी दे सकता है। यदि ड्रोन मॉनिटरिंग रूम से मॉनिटर हो, उसका वीडियोस और ड्रोन उड़ाने वाली व्यक्ति जहां भी आवश्यक हो वहां हो, उसको समय समय पर उड़ाएं और यार्ड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सारा वीडियो लेते रहें, तो आपके सारी गतिविधियां अपने आप उसमें रिकॉर्ड होगी और मॉनिटरिंग रूम में उसको देखा जा सकेगा। मॉनिटरिंग रूम में देखने के बाद यदि उसमें कुछ इर्रेगुलरिटी मॉनिटरिंग रूम में पाई जाती है, जैसे फलानी ट्रेन का, फलाने वैगन का फलाना दरवाजा खुला हुआ है, उसमें से मटेरियल ब्लीड हो रहा है, या फलानी ट्रेन से कुछ असामाजिक तत्व माल उतार रहे हैं, या कुछ लोग छुपे बैठे हुए हैं, कुछ क्राइम करने की कोशिश कर सकते हैं, तमाम चीजें इस ड्रोन के माध्यम से रिकॉर्ड हो सकती है। दूसरी बात, जब ड्रोन चलता है तो वहां के लोगों से छिपा हुआ नहीं रहता है, उनको भी पता चलता है कि कोई चीज यहां पे चल रही है जो रिकॉर्ड कर सकती है, तो उससे भी क्राइम अपने आप प्रिवेंट होने में मदद होती है। तो ये ड्रोन का जो सर्वेलेंस है ये दुधारी सर्वेलेंस है, क्राइम प्रिवेंशन भी करता है, क्राइम को डिटेक्ट भी करता है। इस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये महंगा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बहुत ही कामयाब इंस्ट्रूमेंट है। ड्रोन के चलाने में ड्रोन ऑपरेटर का अहम रोल है। कोई भी ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ड्रोन ऑपरेटर को ट्रेनिंग लिया हुआ ही होना चाहिए। ड्रोन को उड़ाना एक कला है और ड्रोन से अलग अलग फोटोज, अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड करना, कहां से, कितने ऊंचाई से, किस एंगल से रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग की बातें हैं। तो सभी मेरी पोस्ट इंचार्ज और ऑफिसरों से विनती है कि ड्रोन का ऑपरेशन नव सीखे या न सीखे लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन्हीं के हाथ में ड्रोन को देना चाहिए। अदरवाइज ये कीमती उपकरण खराब हो सकता है। ड्रोन ऑपरेटिंग में यह बात ध्यान में देना है कि हमेशा तो आप ड्रोन ऑन नहीं रख सकते हैं। कब उसको उड़ाना है, कब उसकी जरूरत है, कब का एविडेंस हमको उसमें कलेक्ट करना है, कब के फोटोग्राफ लेने हैं, कब के नहीं लेने हैं, कब का वीडियो करना है, यह दिमाग हम अपने सिक्योरिटी एंगल से देख लें कि किस समय हमें इसको उड़ाना है, किस समय का रिकॉर्डिंग करना है, उस समय ही इसको उड़ाया जाए। जहां उड़ाना है, कितने ऊंचाई पे उड़ाना है, वो तय किया जाए और उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड किया जाए और वो रिकॉर्डेड मटेरियल फिर एग्जामिन किया जाए। तो ड्रोन ऑपरेटर को टेक ऑफ में और लैंडिंग में बहुत ही सेफली इस ड्रोन को ले जाना है और लाना है। फ्लाइट्स जब ड्रोन करता है तो बड़ी स्मूथ फ्लाइट होना जरूरी है। यदि वो फ्लाइट स्मूथ न रही तो आपका वीडियो ठीक से नहीं आएगा। इसलिए ड्रोन ऑपरेटर को बहुत ही अच्छा ट्रेंड होना चाहिए, जिससे वो अपना फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी
एकदम सीमलेस हो जाए। जब आप ड्रोन से लाइव फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हो तब ऑपरेटर को चाहिए कि वो उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को उस एंगल से भी देखे जिस एंगल से सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में बैठा हुआ व्यक्ति सीसीटीवी का फुटेज देखता रहता है। समझ लीजिए कि आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो एक ध्यान तो है आपकी ड्रोन की पोजीशन पर, और दूसरा ध्यान है वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है उस पर। तो रिकॉर्ड जो कर रहे हो उस पर आपको देखना है कि कोई इरेगुलर चीज तो नहीं दिख रही है। आप समझ लीजिए कि एक यार्ड्स में सारी वैगन्स कोल से भरी हुई हैं और उसमें चलते चलते आपको लगता है कि एक वैगन तो आधी हो गई है या कम हो गई है, तो वहां पे आपको रोकना होगा, जूम करना होगा, देखना होगा, उसके अगल बगल में देखना होगा, जिससे कि पता चले कि ये कम क्यों है। तो ये स्किल्ड जॉब है, इसलिए ड्रोन ऑपरेटर को बड़ा ही स्किल्ड होना जरूरी है। ड्रोन्स के लिए डूज क्या है और डोंट्स क्या है, इस पर अब हम देखते हैं। देखिए, ड्रोन एक आकाश में उड़ने वाला यंत्र है, इसलिए कुछ नियम हैं, इस नियमों का पालन करना आवश्यक है। आकाश में चाहे वो ड्रोन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे प्लेन हो, इसके लिए कुछ ऊंचाई तक अलग अलग लिमिट्स हैं। उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस ऊंचाई तक हम ड्रोन बिना परमिशन के उड़ा सकते हैं और किस ऊंचाई से ऊपर जाने से हमको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की परमिशन की आवश्यकता होगी। यह सारा ज्ञान किसको? ड्रोन ऑपरेटर को होना चाहिए। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स परमिट, यह भी आपको UAOP DGCA से लेनी होगी यदि ज्यादा ऊंचाई पे आपको ड्रोन को ले जाना है। उसी तरह से हर फ्लाइट इतनी ऊंचाई के ऊपर यदि जाना है तो हर फ्लाइट के पहले आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू परमिशन लेनी होगी। इस तरह के डूज जो है ये ड्रोन ऑपरेटर के लिए बहुत लीगल बाइंडिंग है। आपको हमेशा देखना है कि आपका ड्रोन जो है वो बेहतर कंडीशन में है। यदि ड्रोन ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है तो उसको न उड़ाएं। तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका ड्रोन बेस्ट कंडीशंस में, फ्लाइंग कंडीशंस में हमेशा है। जब आप उड़ाते हो तो ध्यान में रहे कि अगल बगल में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे ये टकराया जा सकता है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बिजली के खंभे हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान में देना है कि कोई इंटरफियर करने वाली चीज तो आपके ड्रोन को ब्लॉक तो नहीं करने वाली है। दूसरी चीज, आप और ड्रोन इसके बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो सिग्नल्स को ब्लॉक करे। तो वो आपको ध्यान में देना है कि उसका हमेशा आपके साइट जो है, लाइन ऑफ साइट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि जनरली दिन के लाइट में ही ड्रोन को उड़ाएं, आफ्टर सनराइज अप टू सनसेट। वेदर अच्छा होना चाहिए। यदि फॉग है, धुंधला वेदर है, बादल है, बारिश है, तो ऐसे में ड्रोन को उड़ाया नहीं जा सकता है। फ्लाइंग की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना जरूरी है और सभी गाइडलाइंस को अपने पास अद्ययावत रखना भी जरूरी है। जो भी एयर स्पेस के रिस्ट्रिक्शंस है, नो ड्रोन जोन्स है, अवे फ्रॉम एयरपोर्ट्स रहना, उसी तरह से लोगों की प्राइवेसी का संभाल रखने के जो कानून है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखकर ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी आप ड्रोन ऑपरेट करोगे, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना आवश्यक है। आपकी फ्लाइंग एक्टिविटी लोकल पुलिस के पास रजिस्टर रिकॉर्ड होना आवश्यक है। यदि आपके पास पुलिस आते हैं
तो उनको सारी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन आपने देनी होगी। डीजीसीए के प्रॉपर परमिशन लेना, उनको इंटीमेट करते रहना आपके फ्लाइट्स के बारे में, यह आवश्यक है। जितना शॉट आपको लेना है उतने ही समय के लिए शॉट मत लीजिए, थोड़ा सा आगे से लीजिए, पीछे से लीजिए, ताकि सारी चीज उसमें कवर हो। सुनिश्चित करें कि आप जब ड्रोन उड़ा रहे हो हवा का रुख भी आपको देखना है। यदि बहुत तेज हवा है तो ड्रोन आपका उसमें अलग दिशा में जा सकता है। यदि तूफान है या आंधी है, ऐसे समय में भी आपको ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। सबसे अहम बात फिर मैं दोबारा कहूंगा कि डूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी आपकी एक्टिविटीज कानून के परिधि में आती है ना, ये सुनिश्चित करें। धन्यवाद। अभी ड्रोन के बारे में कुछ डोंट्स भी हैं। वो इस तरह से हैं कि आपका जो नानो ड्रोन है, अक्सर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नानो ड्रोन ही इस्तेमाल करते हैं। ये नानो ड्रोन 15 मीटर यानी 50 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि विदाउट परमिशन वहां तक आप जा सकते हो। माइक्रो ड्रोन है वह 60 मीटर या 200 फीट, इसके ऊंचा नहीं जा सकता है, उसके ऊंचा नहीं ले जाना चाहिए। यदि आपका बड़ा ड्रोन है इससे तो 120 मीटर या 400 फीट यहीं तक जा सकते, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। डोंट फ्लाई नियर अदर एयरक्राफ्ट, चाहे वो कोई और ड्रोन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे और कोई एयर क्राफ्ट हो, उसके पास आपको ड्रोन को नहीं उड़ाना चाहिए। एयरपोर्ट, हेलीपैड, इनके पास भी आपको ड्रोन को नहीं उड़ाना चाहिए। जिन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, प्राइवेट एरियाज हैं, पब्लिक एरियाज हैं, स्टेडियम्स हैं, जहां पर रेल का कोई संबंध नहीं है, वहां पर इसको नहीं उड़ाना चाहिए। हमें ड्रोन को कहीं पर उड़ाकर पब्लिक को अनॉय नहीं करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसी तरह से ड्रोन को इतनी तेजी से नहीं उड़ाना चाहिए जिससे वो डेंजरस हो सकता है, कहीं गिर सकता है और किसी को चोट पहुंचा सकता है। मिलिट्री बेस हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो, इस जगह पर नो ड्रोन जोन एरियाज कहा गया है, यहां पर उसको नहीं उड़ाना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इसको नहीं उड़ाना चाहिए अनलेस कि उस व्यक्ति की परमिशन ली जाए। जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस हैं वहां पर प्रॉपर अथॉरिटी के परमिशन से ही इसको उड़ाया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं उड़ाना चाहिए। ड्रोन का इस्तेमाल किसी चीज को कैरी करने के लिए या किसी खतरनाक चीज को ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब ड्रोन आप उड़ा रहे हो तो आप किसी ड्रग या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं होना चाहिए, और जब आप मूविंग व्हीकल में हो, शिप में हो, एयरक्राफ्ट में हो, उस समय ड्रोन को नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये थे डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्रोन। दोस्तों, तीसरा सिक्योरिटी सर्वेलेंस गैजेट है बॉडी वॉर्न कैमरा। आरपीएफ में कई आरपीएफ पोस्टों पर कई स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरा दिए जाते हैं। जनरली जिन लोगों की ड्यूटी बहुत भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर लगती हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में लगती हैं या ट्रेन एस्कॉर्टिंग में लगती हैं, जहां पे आम पब्लिक के साथ इनको कम्युनिकेशन करना होता है, वहां पर हम लोग स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरास देते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरा क्या होता है? यह एक ऐसा डिवाइस है, यंत्र है, जिसे आप अपने जेब के साथ सीने पर एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं और वह आपके सामने जो भी सीन होगा उसको वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। जैसे आप ट्रेन एस्कॉर्टिंग कर रहे हो तो आप
जहां जहां जाते हैं आपके सामने का सारा सीन रिकॉर्ड होते जाता है। यदि आप किसी से बात कर रहे हो, क्या बात आपने की, क्या बात उसने की, वो दोनों बातों का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने जो है उसका होता है। इससे दो बातें सिक्योरिटी के हिसाब से फायदे की होती है। एक बात तो जो हमारा जवान है उस पर अपने आप एक कंट्रोल आ जाता है और वो नियम और कानून के तहत काम करते रहता है। उसको मालूम है कि उसकी आवाज भी इसमें रिकॉर्ड हो रही है, उसकी हरकतें भी इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। सामने वाले से जो भी ये बातचीत करेगा या सामने वाला इसे जो भी बातचीत करेगा वह सारी बातचीत वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें होगी। इस तरह से अपने स्टाफ को हमेशा ठीक रखना और सामने वाले पर भी नजर रखना, ये दो काम बॉडी वॉर्न कैमरा करता है। तो इसके बड़े फायदे हैं कि इसमें हमारा स्टाफ कभी भी कोई गलत काम करने से रुकता है और इसके सामने जो भी आएगा उसको भी जब देखेगा कि इसके पास बॉडी वॉर्न कैमरा है तो वो भी गलत काम करने से रुक जाएगा। और यदि कुछ गलत होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। यदि कुछ बाद में मसला बनता है तो एज एन एविडेंस वो इस्तेमाल भी होगा। इस तरह से बॉडी वॉर्न कैमरा का एक सीसीटीवी, ड्रोन, इन सब से अलग पर्पस है और बहुत ही कामयाब ये सिद्ध हुआ है। बॉडी वॉर्न कैमरा का जो रिकॉर्ड है ये एज एन एविडेंस ये एडमिसिबल है। इतना ही है कि उसको टेस्ट होना चाहिए कि ये फेक नहीं बनाया गया है या जोड़ जाड़ के नहीं बनाया गया है। तो चलो देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि ये क्राइम को रोकता है, डिटरिंग द क्राइम, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये अपने स्टाफ की और स्टाफ के सामने होने वाली सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, सभी सिनेरियोज को रिकॉर्ड करता है। समझ लीजिए कि हमारा एक एएसआई महोदय बॉडी वॉर्न कैमरा पहने हुए कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट का, किसी रन ओवर का या किसी डेड बॉडी ट्रैक के किनारे पाई है, उसका मौका मुआयना करने जाते हैं और ये बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन है, तो वो बॉडी, वो ट्रैक किस तरह से पड़ी है, कैसे टुकड़े कहां पर गिरे हैं, वो सारी चीज इसमें बढ़िया से रिकॉर्ड हो सकती है और यही रिकॉर्ड एज एन एविडेंस काम आ सकता है। गैदरिंग एविडेंसेस, ये बहुत इसका बड़ा फायदा है। बहुत बार डिसीजन लेने में इससे आसानी हो जाती है। कई बार ऑफिसर्स के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस कुछ लोग लगाते हैं और उस समय यदि आपके पास बॉडी वॉर्न कैमरा का रिकॉर्डिंग है और आप सच हैं तो आपके ये प्रोटेक्शन में काम आएगा। पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि पब्लिक को मालूम है कि रिकॉर्ड हो रहा है, ऑफिसर को मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है, तो दोनों ही कानून के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है वैसा ही व्यवहार करते हैं। इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम ठीक से चलता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है अपने स्टाफ की। अच्छा, इन एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इस पर भी हमको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है प्राइवेसी। जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा सीन आ रहा है जो कि प्राइवेसी के राइट का वायलेशन है, उस समय इसका ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। यदि आप कहीं गुजर रहे हो कोच में से, हाँ, और कुछ महिलाएं यदि उसमें प्राइवेट गप लगा रही हैं या कुछ अपना प्राइवेट काम कर रही हैं, तो उस समय उसका रिकॉर्ड होना ठीक बात नहीं है। लेकिन बॉडी वॉर्न कैमरा जो है उसमें रिकॉर्ड करता है, तो ये प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है। तो ऐसे मौके से हमको सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात इसका डिसएडवांटेज है कि इससे एक्चुअल में गलत काम रुकेंगे ऐसा नहीं है, होंगे, लेकिन उसका डिटेक्शन आसानी से हो जाएगा। इससे हमारा स्टाफ जो है, यदि कुछ थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो भी रिकॉर्डिंग होगी, यदि वो अपना प्राइवेट काम करेगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इसलिए सारे इनके जो है मेजर इसके जो डिसएडवांटेजेस है, इसलिए वो प्राइवेसी के राइट को वायलेट करता है कुछ अंश तक।
ये उसके डिसएडवांटेजेस है। और एक सिक्योरिटी सर्विलेंस गैजेट्स जिसको हम कह सकते हैं वो है बायनोक्यूलर। बायनोक्यूलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत दूर की चीज काफी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। कुछ नाइट विजन बायनोक्यूलर्स होते हैं, कुछ केवल दिन ही दिन में या प्रकाश में काम करने वाले बायनोक्यूलर्स होते हैं। तो दूर की चीज नजदीक से देखने का ये यंत्र है। इससे हम जहां जहां हमारी बीट बहुत लंबी होती है, बार बार पूरे बीट पर चक्कर लगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन नजर तो रखना ही है, तो कैसे रखें? ऐसे समय में ऐसे ये बायनोक्यूलर काम आ सकते हैं। हम लोग खास करके फायरिंग रेंज पे इनका इस्तेमाल करते हैं। बार बार फायरर को टारगेट देखने के लिए वहां तक जाना, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और वापस आना बहुत समय बर्बाद होता है। ऐसे समय में बायनोक्यूलर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से बड़े बड़े यार्ड्स में, लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स पर या वर्कशॉप्स में जहां टावर पर हमारा गार्ड्स खड़ा होता है, टावर्स पे खड़े होकर वो बायनोक्यूलर से चीजों को अच्छी तरह से देख सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। इस तरह से बायनोक्यूलर जो है यह जितने पावरफुल होंगे उतना आप दूर की बात बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकोगे। कई बायनोक्यूलर हैं वो 100 मीटर तक ही ठीक ठाक चीजें देखते हैं। कई बायनोक्यूलर से 500 मीटर तक अच्छे से देख लेते हैं। कई बायनोक्यूलर तो उससे भी ज्यादा देख सकते हैं। टेलीस्कोप एक होता है जिससे और दूर की चीजें आप बेहतर तरीके से देख सकते हो। इन सब चीजों के लिए आपको वह चीज कहां हो रही है वो पहले से मालूम होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट ही आपको दिखाई देता है, लंबा एरिया इससे आप देख नहीं सकते हो। ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन बायनोक्यूलर के जितने फायदे हैं एज सिक्योरिटी गैजेट, ये बहुत अहम है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो हमारी जैसी जरूरत है उस तरह का बायनोक्यूलर हमको लेना चाहिए। यदि नजदीक की चीजें देखनी है तो उस कैपेसिटी का, यदि दूर की चीजें बहुत गहराई से देखनी है तो वैसा बायनोक्यूलर लेना चाहिए। कितना मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, चीजें कितनी बड़ी दिखनी चाहिए, उस हिसाब से उसका फोकस एडजस्ट होने वाली बायनोक्यूलर होनी चाहिए। इस तरह से बायनोक्यूलर लेना ये आपकी जरूरत के हिसाब से आपको तय करना है। लेने के बाद उसमें ट्रेनिंग आपको लेना जरूरी है कि उसका कैसे क्लीन करना, कैसे फोकस एडजस्ट करना, ऑब्जेक्ट को जिसको आपको देखना है उसको कैसे लोकेट करना। एक इसका अलग लिंगो होता है, लैंग्वेज होता है, उसको भी आपको सीखना चाहिए। इसका फायदा यह है कि ऐसा डिवाइस है कि आप कहीं भी ट्रैवल इसके साथ ले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हो, कई जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ एक नेक स्ट्रैप आता है जिसको हमेशा हमको चेक करना चाहिए कि कहीं ये पुराना जर्जर तो नहीं हुआ है, टूट तो नहीं जाएगा, इससे बायनोक्यूलर गिरकर टूट सकता है। इसके एडवांटेजेस बायनोक्यूलर की यह है कि आपका डेप्थ परसेप्शन बहुत बढ़ाता है। ये फ्लेक्सिबल है, 3D विजन तक इससे आपको मिलता है और विजिबिलिटी बहुत दूर तक की अच्छी क्लैरिटी के साथ ये देता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका जो विजुअल फील्ड है, मतलब एरिया जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत फोकस्ड हो जाता है, लिमिटेड फोकस हो जाता है। ये यदि आपकी क्लाइमेट फॉगी हो, डस्टी हो तो ये इसमें काम नहीं कर सकता, इसके डिसएडवांटेजेस है। तो इस तरह से बायनोक्यूलर भी एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सर्वेलेंस गैजेट है जिसमें दूर की चीजें आप नजदीक देख सकते हो, अच्छे डेप्थ में देख सकते हो, 3D के साथ देख सकते हो और उस पर अपना जजमेंट ले सकते हो। जैसे आप कहीं टावर पे बैठे हो, हथियार के साथ किसी वर्कशॉप को गार्ड कर रहे हो या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को गार्ड कर रहे हो,
आपके पास बायनोक्यूलर हैं, आप दूर देख रहे हो कि कोई 2-3 लोग जो हैं वो दीवार लांघ कर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप बायनोक्यूलर से देखते हो कि अरे इनके पास तो AK-47 भी है, इन्होंने एक गाड़ी बाहर खड़ी है, उसका नंबर भी आप देख पा रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, देख लीजिए कि उसके ये हथियार है इनके पास, वो रिकॉर्ड कर लीजिए। और ऐसा देख के आपके पास जो इंसास है या SLR है या और कोई हथियार है, तो उससे बेझिझक आप निर्णय ले सकते हो कि ये लोग जो है ये एंटी सोशल है, क्रिमिनल है, या हो सकता है आतंकवादी हो। तो आप जो है अपना प्राइवेट राइट ऑफ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप बायनोक्यूलर का फायदा लेके, सर्वेलेंस लेके आप अपने कार्यशैली में सुधार ला सकते हो, इफेक्टिविटी में सुधार ला सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज इन दोनों सीरीज मिला के ये देखा है कि हम लोग आज के दिन में यह 4 सिक्योरिटी सर्वेलेंस गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला CCTV कैमरा, दूसरा है आपका ड्रोन, तीसरा है आपका बॉडी वॉर्न कैमरा और चौथा है आपका बायनोक्यूलर। इससे भी और भी ज्यादा सिक्योरिटी गैजेट्स इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ये गैजेट्स नहीं हैं। तो जो गैजेट्स हमारे पास है ये चारों, इनको कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे इनमें ट्रेनिंग लिया जाए, कैसे इनको मॉनिटर किया जाए, क्या इनके डूज है, क्या इनके डोंट्स है, ये हमने आज इन दोनों सीरीज में मिलके सरसरी तौर पे देखे हैं। और डेप्थ में कभी आगे मौका मिलेगा तो देखेंगे। और इन चारों गैजेट्स में और दिन प्रतिदिन सुधार आते जा रहे हैं। जैसे CCTV कैमराज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ रहा है और कई चीजें इसमें आ रही हैं, उनको भी जब जब आगे मौका मिलेगा तब तब हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।